नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये आप लोग हमारे देश की इकोनॉमी हो। आप लोग डालेंगे यार, बिना चार्ज को कोई काम नहीं करना। हम भी वही हैं, वैसे बीजेपी में गिरते रहे हम भी। दूसरे लॉकडाउन के आखिरी दिन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आसमान से फूल बरसाए गए थे और 5 मई को दिल्ली के चंदन नगर में एक आदमी ने शराब की दुकान के आगे लाइन में लगे लोगों पर फूल बरसाए। कहा कि आप सरकार के पास पैसा नहीं है, आप लोग शराब खरीद कर अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। कहने को मजाकिया वीडियो है, लेकिन इस तर्क पर बहस का आज का दूसरा दिन है। क्या राज्य सचमुच शराब की बिक्री पर निर्भर है? क्या इस भीड़ को टालने के लिए कुछ किया जा सकता था? इन सवालों के जवाब खोजेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 36 लाख से ऊपर हो गई है। करीब 12 लाख लोग ठीक हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 2,52,000। अमेरिका में मौत का आंकड़ा बढ़कर 69,000 हो गया है। मरीजों की संख्या 11,80,000। मौत के मामले में अब तक दूसरे नंबर पर इटली था, अब यूके हो गया है। यहाँ 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोविड-19 के चलते। उधर फ्रांस में भी एक नई बात पता चली है। 27 दिसंबर 2019 को फ्रांस में न्यूमोनिया के एक मरीज का सैंपल लिया गया था। उसे अब दोबारा चेक किया गया तो उसमें कोरोना का वायरस मिला, जबकि फ्रांस में आधिकारिक रूप से कोरोना संक्रमण के फैलाव की शुरुआत जनवरी 2020 से हुई थी। कहा जा रहा था कि दिसंबर 2019 तक तो सिर्फ चीन में ही संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अब WHO कह रहा है कि हर देश को अपने पुराने सैंपल चेक करने चाहिए ताकि पता चले कि वायरस कैसे फैला। और यह भी बात हो रही है कि चीन में वायरस पहले से फैला था, उसने खबर देर से की। दुनिया से अब भारत की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है 46,433। 1,568 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,726 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 से ज़्यादा नए केस सामने आए। नए संक्रमण की एक खबर दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल से भी आई। आर्मी के RR हॉस्पिटल में 24 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इसमें आर्मी में सेवारत जवान भी शामिल हैं। सभी को आर्मी के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा क्या अपडेट है? आज नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि विदेश में फंसे 90,000 भारतीयों को लाने के लिए 64 फ्लाइट शुरू की जाएंगी। इन लोगों को 7 मई से 13 मई के बीच लाया जाएगा। देश में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने का काम भी जारी है। आज गृह मंत्रालय ने बताया कि 62 स्पेशल ट्रेनें अब तक चलाई जा चुकी हैं, 13 और चलाई जाएंगी। 70,000 मजदूरों को घर पहुंचाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने एक और जानकारी दी। देश भर में कहीं भी शादी में 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं जुट सकते। देश की खबर हो गई, अब राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात पश्चिमी बंगाल की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, इसके आंकड़ों के मुताबिक वहां कोरोना वायरस मरीजों की संख्या हो गई है 1,344। 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों और मौत के आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र में 2 हफ्तों से झगड़ा चल रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से होने वाली मौतों का प्रतिशत यानी कि मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ने यह रेट 12.8 बताया है। ये देश के औसत से बहुत ज्यादा है। पहले ममता सरकार इस बात को गलत बता रही थी, लेकिन अब मान लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को कहा कि कोरोना से जुड़े केसों और मौतों की संख्या को रिकॉर्ड करने में कहीं गड़बड़ी हुई, इस वजह से बहुत सारे केस दर्ज नहीं किए जा सके। ममता बनर्जी सरकार पर इल्जाम था कि वो जांच नहीं कर रही, कोरोना पॉजिटिव केसों को छिपा रही है और इसके बाद ही केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम को पश्चिम बंगाल भेजा था। इस टीम का नाम था इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी कि IMCT। ममता सरकार ने शुरुआत में इसका विरोध किया, फिर अनुमति दी। IMCT हावड़ा, कोलकाता और दूसरे शहरों में गया। 2 हफ्ते के दौरे के बाद राज्य के चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा को एक लेटर भेजा। लेटर मीडिया में भी आया। इसमें लिखा है कि बंगाल में टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, कोरोना के इलाकों में सर्विलांस बेहद कमजोर है, कोरोना के केसों का ब्यौरा देने में भी भारी अनियमितता बरती जा रही है। यह भी कहा गया कि राज्य सरकार के हेल्थ बुलेटिन में कोरोना केसों की संख्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से कम बताई जा रही है। ममता बनर्जी सरकार ने अपनी गलती मान तो ली, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारों को सजा मिलेगी क्या?
ममता बनर्जी सरकार खुद अपने लिए क्या सजा तय करेगी, क्योंकि अब तक तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर रहे थे, राज्यपाल दखल दे रहे हैं, केंद्र दखल दे रहा है, ये सब बातें कर रहे थे। कोरोना के खिलाफ अगर वो अपनी लड़ाई में लीपा पोती करेंगे तो राज्य के नागरिक ही मरेंगे ना, ममता बनर्जी के वोटर ही तो मरेंगे ना। वोटरों की चिंता करना निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व है। ये बुनियादी बातें भी जनप्रतिनिधियों को बार बार बतानी पड़ेंगी क्या। बढ़ते हैं अब बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में सबसे पहले बात बॉयज लॉकर रूम की। हो सकता है आप में से कई ने ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर इस ग्रुप के बारे में सुना हो। नहीं सुना तो हम बता देते हैं। ये एक इंस्टाग्राम का ग्रुप है। इस ग्रुप में 17-18 साल के लड़के हैं जो ज़्यादातर स्कूलों के छात्र हैं। इन लड़कों ने इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाया जिसमें ये अपने से छोटी लड़कियों के बारे में घटिया बातें करते थे। लड़कियां कैसी दिखती हैं, उनकी शारीरिक बनावट कैसी है, और फिर इन सब पर फूहड़ मजाक, हैरेसमेंट से लेकर रेप जैसी बीभत्स बातें। ये सब एक प्राइवेट ग्रुप में चल रहा था, लेकिन फिर इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने इस ग्रुप पर होने वाली बातचीत को लीक कर दिया। इसमें ज़्यादातर लड़कियां थीं। देखते ही देखते वो सारे चैट्स वायरल हो गए। फिर हुआ ये कि जिन लड़कियों ने ये स्क्रीनशॉट डाले, बॉयज़ लॉकर रूम वाले लड़कों ने उनकी न्यूड तस्वीरें वायरल करने की तैयारी कर ली। एक ने लिखा कि जितनी भी लड़कियों ने स्टोरीज डाली है ना, उनकी न्यूड्स लीक कर देते हैं, कुछ कुछ की है मेरे पास। इसके जवाब में दूसरे लड़के ने लिखा, मैं भेजता हूँ, तब तक ये भेज दो किसी को, नया अकाउंट बनाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। अब उन्हें पता चलेगा कि ये सब करने का क्या नतीजा होता है। अब मुंह बंद रखेंगी, ये बड़ा फेमिनिस्ट बनना है ना सबको। उन्हें पता चलेगा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। एक इंस्टाग्राम यूज़र जिन्होंने इस ग्रुप के चैट स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी में डाले थे, उन्होंने बताया कि लड़कों ने एक और नया ग्रुप बना लिया जिसमें वो लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट शेयर करने वाली लड़कियों से कैसे बदला लिया जाए। इस ग्रुप का नाम है जय का स्कर्ट SKRT गैंग। चैट्स को सोशल मीडिया पर डालने वाले इंस्टाग्राम यूजर्स ने दावा किया था कि ये सारे लड़के दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इस खबर पर काम कर रही हमारी साथी लालिमा ने बॉयज़ लॉकर रूम के बहुत से लड़कों को इंस्टाग्राम पर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना यूज़र नेम बदल लिया है। पर यह बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब बात हो रही है। ट्विटर पर बॉयज़ लॉकर रूम ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग ये भी हरकत में आ गया। आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक बयान जारी किया, सुनिए। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, और यहां तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इन लड़कों के दिल्ली से होने की बात तब और पुष्ट हुई जब ये खबर आई कि दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने साइबर सेल से इस मामले की जांच करने को कहा। इंस्टाग्राम से भी कहा गया कि वो इस अकाउंट और उसके एडमिन की सारी जानकारी मुहैया कराएं। दिल्ली पुलिस ने IT एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत मामला भी दर्ज किया। दिल्ली के साकेत पुलिस थाने में एक निजी स्कूल द्वारा शिकायत किए जाने की भी खबर है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी खबर में पुलिस अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि ये ग्रुप मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ, जिसके बाद इससे लोग जुड़ते गए। यहाँ जो बातें होती थी इसमें यौन हिंसा की धमकियाँ होती थी। यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस, इस संदर्भ में बच्चियों के खिलाफ यौन अपराध। अखबार ने एक स्कूल प्रिंसिपल से हुई बातचीत भी छापी। स्कूल का कहना है कि जब तक ये बात उनकी जानकारी में आई तब तक पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी थी। माता पिता अपने बच्चों को स्मार्टफोन देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के इर्द गिर्द बातचीत नहीं करते। इस मामले में अब साइबर सेल ने FIR में IPC की 4 धाराएं और जोड़ी हैं, 465, 471, 469 और 509। पहली 3 धाराएं यानी कि 465, 471 और 469 ये धोखाधड़ी से संबंधित हैं। धारा 509 महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में लगाई जाती है। इस ग्रुप के तकरीबन 22 लड़कों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली के एक नामी स्कूल के 15 वर्षीय छात्र को सोमवार शाम को हिरासत में भी लिया गया। इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था, लेकिन पुलिस ने एड्रेस ट्रेस कर लिया। बाकी लोगों से भी पूछताछ होगी। ये सभी लड़के दक्षिणी दिल्ली के 4-5 स्कूलों में पढ़ते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कॉलेज जाते हैं। इस मामले में फेसबुक ने अपना पक्ष रखा है। फेसबुक इंस्टाग्राम की मालिक है। कंपनी ने कहा है कि अंतरंग तस्वीरों को मर्जी के बिना शेयर करना और इसकी धमकी देना गंभीर मामला है। इंस्टाग्राम से जुड़े सूत्रों ने यह भी कहा है कि पुलिस से उनकी बात चल रही है। इस मामले को लेकर हमने कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने बताया कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें 3 साल तक सजा या 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जो लोग ऐसी गलतियां दोबारा करते पकड़े जाएंगे उनके लिए सजा 5 साल तक हो सकती है और जुर्माना 10 लाख तक।
इन ग्रुप्स में कई लोग ऐसे होंगे जो एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन उन्हें भी धारा 120B के तहत जुर्म का भागी माना जाएगा। अगर शिकायतकर्ता सामने आती है, माने जिन लड़कियों की तस्वीरें इस्तेमाल हुई है वो या उनके माता पिता की तरफ से शिकायत की जाती है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस माने पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है, जिसमें और भी कठोर सजा का प्रावधान है। लेकिन हैरेसमेंट के कई मामलों में ये देखने में आता है कि या तो लोग सामने नहीं आते, जब मामला किसी तरह बड़ा हो जाता है तब करियर की दुहाई देकर समझौता कर लिया जाता है। अदालतें इन मामलों में सख्ती से फैसला सुनाती हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कई बार गंभीरता की कमी रहती है जब तक मामला हाई प्रोफाइल ना हो। इस ग्रुप के मामले में जिन बोतल से बाहर आ गया तो बात चलने लगी, लेकिन कमोबेश ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप से हम सब कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, परिचित रहते हैं या जानते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नहीं जानते हैं तो हमसे सुन लीजिए, ये करना अपराध है। एक तर्क दिया जा रहा है कि इन लड़कों ने हैरेसमेंट की बात की है, असल में नहीं किया। रेप की धमकी दी है, असल में रेप नहीं किया। ये तर्क नहीं कुतर्क है। ऐसी ही चीज़ें जुड़कर हमारे समाज में एक रेप कल्चर को जन्म देती हैं। जब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना सामान्य बना दिया जाता है तो इन हरकतों पर भी एतराज़ कम होने लगता है। तो क्या बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। दरअसल बात होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन यानी कि यौन शिक्षा के बारे में। बच्चों को बताया जाना चाहिए कि उनके और दूसरे के शरीर की मर्यादा का ख्याल कैसे रखा जाए, उसे लांघने के क्या परिणाम हो सकते हैं। शालीनता के नाम पर हमारे समाज में जो दोगलापन भर गया है, उसने सेक्स के इर्द गिर्द बातों को टैबू बना दिया है। कई लोग हो सकता है कि ये शो देखकर भी बेचैन हो रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि आप सब घर वाले बैठकर इसको देखें, इस पर बात करें, तभी शोषण रुकेगा। वरना ऐसे ग्रुप्स बनते रहेंगे, शोषण के नए नए हथियार विकसित होते रहेंगे। चुप रहना, बेवजह की पर्देदारी करना इन सब से आपका बचाव नहीं करेगा। शो में अब एक और ज़रूरी बात कर लेते हैं। तीसरे फेज के लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली तो भीड़ जमा हो गई। कल से ठेकों के बाहर धूम है, भीड़ है, वीडियो घूम रहे हैं। शराब पाने की चाहत के आगे लोग कोरोना का डर और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये हाल तो होना ही था। सरकार को ठेके नहीं खोलने चाहिए थे या नहीं खोलने चाहिए थे, इस पर बहस हो रही है। हमने सोचा हम भी अपने हिस्से की जानकारी आप तक पहुंचा दें। सबसे बड़ा सवाल कि शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन क्यों दी गई? आसान सा जवाब हो सकता है, शराब से सरकारों का खजाना भरता है। ऐसे में इतने दिन सब कुछ बंद रहा तो अब शराब की दुकानें खोलना एक तरह से सरकारों के लिए मजबूरी कही जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन में कमाई तो हो नहीं रही। शराब पर टैक्स राज्यों के अधिकार में आता है और यही टैक्स राज्यों की कमाई का बड़ा जरिया है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। राज्यों के पास कमाई के मुख्य स्रोत क्या है? जीएसटी का हिस्सा जो केंद्र राज्यों को देता है, प्रॉपर्टी टैक्स, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट या सेल्स टैक्स और शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी। इसमें सरकार को शराब से मोटा पैसा मिलता है। गुजरात, बिहार, मणिपुर, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब पर प्रतिबंध है। ये तो हो गए वो राज्य जहां पर शराब पर प्रतिबंध है। बाकी राज्य वो शराब से काफ़ी कमाते हैं। तो क्या है ये शराब की एक्साइज ड्यूटी? आमतौर पर राज्य शराब बनाने और बेचने पर टैक्स लगाते हैं, इसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट भी लगाते हैं। इसके अलावा इंपोर्टेड शराब पर स्पेशल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबल या रजिस्ट्रेशन चार्ज भी वसूला जाता है। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश विशेष कामों के लिए शराब पर टैक्स लगाते हैं। यहाँ पर गायों के संरक्षण के लिए सेस लगाया गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने करीब 1,75,000 करोड़ रुपए शराब पर लगे टैक्स से कमाया। आपको याद होगा लॉकडाउन लगने के बाद जब मोदी सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया था तो ये कितना था? 1,70,000 करोड़, यानी शराब से होने वाली एक साल की कमाई के लगभग बराबर। इसका मतलब है देश में हर महीने 15,000 करोड़ रुपए की कमाई शराब से होती है राजस्व के रूप में। अकेले यूपी ने पिछले वित्तीय वर्ष में शराब से हर महीने 2,500 करोड़ रुपए कमाए। मोटा माटी ये हिसाब कि राज्यों की कमाई का 15 से 20% हिस्सा शराब से आता है। लॉकडाउन बढ़ा तो कई राज्यों ने ये टैक्स भी बढ़ा दिया। दिल्ली ने एमआरपी पर 70% टैक्स और लगा दिया, यानी 1,000 रुपए की एमआरपी की बोतल है तो अब 1,700 में मिलेगी। इसी तरह की खबर आंध्र प्रदेश से भी आई, वहां पर 75% की खबर है। लॉकडाउन से राज्यों को कितना घाटा हुआ ये भी समझ लीजिए। दिल्ली के उदाहरण से समझाते हैं। पिछले साल अप्रैल में सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार अप्रैल में सिर्फ 300 करोड़ मिले। इसलिए राज्य सरकारें शराब की दुकानें खोलने की जल्दबाजी कर रही हैं और यही वजह है कि अब पेट्रोल और डीजल पर भी टैक्स बढ़ाने की बात हो गई है। शराब के मामले में जल्दबाजी कितनी भारी पड़ेगी आने वाले वक्त में बताया जाएगा, सामने आएगा। हम फिर कह रहे हैं, याद रखिए, कोई शौक जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। ये जितने शराबी भाई बहन हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, अपना जीवन बचाए रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ
भीड़ में धक्का मुक्की ये जो मदिरा पान के लिए कर रहे हैं, ये वैसे भी सेहत के लिए खराब है और कोरोना के वक्त में तो और भी ज़्यादा खराब है। यही मौका था बुरी आदतों को तजने का, मत चूको। अब बात करेंगे कोरोना संकट में सामने आ रही एक नई तरह की दिक्कत की। पहले कुछ उदाहरण सुनिए। तेलंगाना में एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल ने कोरोना मरीज होने के शक में भर्ती नहीं किया। महिला एक के बाद एक 5 अस्पतालों में गई, किसी ने भर्ती नहीं किया। 6वें अस्पताल में डिलीवरी हुई, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, फिर महिला की भी मौत हो गई। वजह बताई गई अस्पताल लाने में देरी। महिला सबसे पहले जिस अस्पताल में गई वहीं भर्ती कर लिया जाता तो शायद 2 जिंदगियां बच जाती। अब दूसरा उदाहरण सुनिए। मुंबई में 74 साल के एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखे। परिवार ने निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने परिवार को बिल भेजा 16 लाख रुपए का, यानी एक दिन का खर्च 1 लाख से भी ज्यादा। इलाज की मोटी रकम वसूलने या मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं करने के कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। कुछ अखबारों में छप जाते हैं, कुछ दब जाते हैं। लेकिन ये सवाल नहीं दबना चाहिए कि जब अस्पताल इलाज के लिए ही बने हैं तो वो मरीज को भर्ती करने से इनकार कैसे कर सकते हैं। और इसमें ज्यादातर शिकायतें प्राइवेट अस्पतालों को लेकर आ रही हैं। इसलिए सरकारी और प्राइवेट में कौन बेहतर वाली डिबेट भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है। ऐसे वक्त में सरकारी अस्पतालों की अहमियत अब सरकार को भी समझ में आ जानी चाहिए और सरकार पर जनमत बनाने वाले, दबाव बनाने वाले लोगों पर भी, क्योंकि पैसों के दम पर अच्छे निजी अस्पतालों में इलाज का भ्रम अब टूट रहा है। जब देश में संकट है तब यही सरकारी अस्पताल और इन्हीं के डॉक्टर तत्पर हैं, सामने हैं, मोर्चे पर हैं। हमारे देश में 70% मरीज निजी अस्पतालों या क्लिनिक में इलाज कराते हैं। लगभग 2/3 हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है। लेकिन कोरोना संकट शुरू होने के बाद महसूस हो रहा है कि असल में ये हमारी कमजोरी है। कोरोना संक्रमण के बाद लगातार खबरें आनी शुरू हुई कि कई प्राइवेट अस्पताल सेवाएं बंद कर रहे हैं या फिर खुले भी हैं तो मरीजों की भर्ती में आनाकानी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सरकार का रोल शुरू होता है। मोदी सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू किया। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के संसाधन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सरकार ने कुछ अस्पतालों को कोरोना इलाज के लिए अधिकृत भी किया। प्राइवेट अस्पतालों से एक अपील आयुष्मान भारत के CEO इंदु भूषण ने भी अखबार में लेख लिखकर की। कहा कि संकट के इस दौर में मदद के लिए प्राइवेट सेक्टर आ गया है। बेशक कुछ निजी अस्पतालों ने इस दौर में कोरोना मरीजों को लेकर अच्छा काम किया है, लेकिन ये बात पूरे सेक्टर पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर की मनमर्जी और मुनाफा कमाने वाले चरित्र ने कोरोना के समय में अपनी शक्ल साफ दिखा दी। 2 उदाहरण सुनिए। पहला, कोरोना वायरस की टेस्टिंग को लेकर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट फ्री करें। कोर्ट ने कहा देश में संकट है, प्राइवेट लैब्स को भी समाज सेवा करनी चाहिए। प्राइवेट लैब्स को यह बात नहीं जमी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलकर 13 अप्रैल को कहा कि RT-PCR टेस्ट का रेट 4,500 रुपए तय किया जाए। लेकिन ये रेट बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा बताया जा रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन, अमेरिका और बांग्लादेश यानी सब तरह के देश इनमें टेस्टिंग की रेट इससे कम है। मुंबई के एक लैब मालिक ने बिजनेस टुडे को बताया कि हर कोरोना टेस्ट पर हम 1,000 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। निजी लैब से फ्री टेस्ट की उम्मीद ना भी की जाए तो 1,000 रुपए पर टेस्ट मुनाफा हजम करने में मुश्किल है। दूसरा उदाहरण, भारत ने कुछ दिन पहले चीन से 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स ली। सीधे नहीं ली, पहले मैट्रिक्स लैब नाम की कंपनी ने चीन से 245 रुपए प्रति किट के हिसाब से सामान लिया। कुल बिल आया 12 करोड़ 25 लाख का। फिर इसे रेयर मेटाबॉलिक्स कंपनी ने 21 करोड़ में खरीदा और सरकार को बेचा 600 रुपए प्रति किट, यानी कि 30 करोड़ रुपए में। सरकार की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर रेट घटाकर 400 रुपए कर दिया गया। इन उदाहरणों के जरिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि देश चाहे कितने भी संकट से गुजर रहा हो, निजी सेक्टर पर हमेशा मुनाफा हावी रहता है और इसमें सरकार की सहमति भी साफ नजर आती है। हमारी सरकार लगातार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। इसी साल के बजट भाषण की बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में सरकारी जिला अस्पतालों को PPE मॉडल पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को देने का प्रस्ताव रखा। साथ ही राज्यों से PPE मॉडल पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सस्ती जमीन मुहैया कराने का भी प्रस्ताव रखा। नीति आयोग भी लगातार इसी लाइन पर काम कर रहा है। हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन, इसमें पिछली सरकारों की भी भूमिका रही। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है तो सवाल भी इसी से पूछे जाएंगे। सरकार निजी क्षेत्र को शायद इसलिए सहूलियत देती है ताकि हेल्थ सेक्टर मजबूत हो, लेकिन इसका नेगेटिव असर साफ दिख रहा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर औसत खर्च 6,000 रुपए आता है तो प्राइवेट सेक्टर में औसत खर्च आता है 26,000। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हर परिवार के खर्च में बड़ा हिस्सा अस्पताल और दवाओं का होता है। अस्पताल के खर्च की वजह से
लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है सरकार से कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करे, लेकिन इसमें सरकारों का रिकॉर्ड बहुत खराब है। भारत में इलाज में औसतन खर्च का 65% व्यक्ति खुद अपनी जेब से देता है। सरकार की तरफ से सिर्फ 35% मदद मिलती है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत इस मामले में एशिया और अफ्रीका के कई गरीब देशों से भी नीचे है। गरीबों की मदद करने के दावे के साथ बनी आयुष्मान भारत योजना की भी चर्चा कर लेते हैं। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा, गरीबों की मदद के लिए अच्छी पहल, लेकिन खामी यहां भी नजर आती है। आयुष्मान भारत योजना में लिस्टेड अस्पतालों में 60% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा घूम फिर कर किसी के मुनाफे का हिस्सा बन रहा है और ये प्राइवेट अस्पताल भी अपनी मर्जी के हिसाब से मना कर सकते हैं। कोरोना संकट में यही जाहिर हुआ कि निजी सेक्टर को मजबूती देना ठीक बात है, लेकिन उन पर निर्भर रहना कितना खोखला है, क्योंकि सख्त नियम नहीं है इनको रेगुलेट करने के लिए। बेहतर होता कि इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करने पर ध्यान देती। जो सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा का ख्याल नहीं रखती, वो सरकार अपने नागरिकों के लिए फिक्रमंद नहीं है, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाओं के 2 मॉडल हैं जिन पर बहुत बात की जाती है। कोरोना संकट के दौर में उनसे सीखा जा सकता है। गौर से सुनिए, 2 मॉडल हैं अलग अलग। आपको तय करना है कि हमारा देश कौन सा मॉडल अपनाए। पहला मॉडल क्यूबा का है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी हैं, हर आदमी को फ्री हेल्थ केयर मिलती है। दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। इस दौर में भी क्यूबा अपने डॉक्टर्स की टीम कोरोना संकट से जूझ रहे देशों में भेज रहा है। दूसरा उदाहरण अमेरिका का है। क्यूबा के मुकाबले अमेरिका की अर्थव्यवस्था कई गुना अच्छी है, लेकिन अमेरिका का हेल्थ सिस्टम कोरोना संकट में चरमरा गया। अमेरिका में हेल्थ सेक्टर में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी है। सरकार नागरिकों को इंश्योरेंस स्कीम देती है। ये मॉडल कोई ज्यादा कामयाब नहीं दिखता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कोरोना संकट में सकारात्मकता देखनी चाहिए, अवसर निकालने चाहिए। एक अवसर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अपने मॉडल पर फिर से मंथन करें, राज्य सरकारें भी करें, इस संकट से सबक लेकर बेहतर कदम उठाएं। हमारा मानना है कि यही अच्छी पढ़ाई और अच्छी दवाई सरकार जिस देश को चलाती है उसको, देश के नागरिकों को, हम भारत के लोगों को मजबूत करेगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।